गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी और लास्ट क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो आज जो टॉपिक है हमारा टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। के लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं, या कह लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। उन टर्म्स को आज हम डिफ़ाइन करेंगे। हम टॉपिक होगा आपका आज का टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो टॉपिक क्या है आपका? टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कुछ टर्म्स एंड लॉज हम पढ़ेंगे इसमें आज। तो फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या होता है? अगर मैं ओम्स लॉ बताऊं तो इट इज़ द पोटेंशियल, अगर हम कहें द पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पोटेंशियल बिटवीन two points of any conductor is directly proportional to the current flow in the conductor. तो मसला क्या है कि जो कोई कंडक्टर है आपका, उसमें जो पोटेंशियल होता है वो करंट फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आई बात आपको? मान लो आपका एक कंडक्टर है और इसमें दो पॉइंट है, कंडक्टर के दो पॉइंट्स हैं ए और बी। तो इसका जो पोटेंशियल होगा, मान लो इसमें वी पोटेंशियल है और आई करंट फ्लो कर रहा है, तो मैथमेटिकली ये कह रहा है कि भाई कि किसी भी कंडक्टर में दो पॉइंट जहाँ पर भी होंगे उनमें जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, जहाँ आई आपका करंट है और वी उसका पोटेंशियल है, कैपिटल वी। ओके, या फिर कह लीजिए V इक्वल्स टू आई आर के, जहाँ पर R आपका रेजिस्टेंस है। क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपकी टर्म आती है रेजिस्टेंस की, तो R जो है आपका हम कह सकते हैं V अपॉन आई के इक्वल होता है। क्लियर है? V अपॉन आई के। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करता हूँ बेटा, R रेजिस्टेंस की, तो वो होती है ओम। क्या होती है? ओम, जिसका साइन होता है ये। ठीक है बेटा, इसे हम पढ़ते हैं ओम। तो इट इज़ द साइन। तो रेजिस्टेंस कहाँ से आया है? ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस इज द कांस्टेंट किसी भी दो पॉइंट के बीच में। अगर आप देखो आर को हमने कांस्टेंट के अगेंस्ट लिया है, तो इसका मतलब क्या है? दो पॉइंट के बीच में जो लगने वाला रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर है? That means the ratio between V and I always be a constant. Clear है? Between two points in a conductor, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपकी रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस कहाँ से आया है ये समझ में आ गया होगा आपका, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस आता है। अब बात करते हैं हम कंडक्टेंस की। नेक्स्ट जो आपकी टर्म है वो है कंडक्टेंस। ओके, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होती है बेटा? तो कंडक्टेंस होती है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज
कंडक्टेंस। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बेटा हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जी, कैपिटल जी से, और इसकी जो यूनिट होगी, अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं, वो ओम इनवर्स होगी। क्या होगी? ओम इनवर्स 1। क्या कह लीजिए? ओम इनवर्स 1। ओके, कहीं कहीं पर इसे हम मोह भी पढ़ते हैं, MHO। क्लियर है बेटा? और आपको पता है मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, जी ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1/r के। जी किसके इक्वल होगा? 1/r के, रेजिस्टेंस के अपोजिट होगा, और आर की वैल्यू आपको V/I से आएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है बेटा। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम रेजिस्टिविटी की। एक नेक्स्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म जो है आपकी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी को बेटा हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं रेजिस्टिविटी की रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रो से। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? रो, RO, रो से मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी सेल के लिए, फॉर एनी सेल अगर हम बात करते हैं, फॉर एनी सेल, resistance of the cell is directly proportional to its length। यानी सेल की जो लेंथ होगी वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। किसके? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट करूँ, इसका मतलब क्या है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यस, इक्वेशन 1 हो गई आपकी। एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या? लेंथ जितनी ज़्यादा होगी किसी भी सेल का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ऐसे ही एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इज दैट क्लियर? अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यानी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बनता है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है L/A के। यस, या फिर कह लीजिए R इक्वल्स टू रो इंटू L/A। अगर हम इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं, तो हम R इक्वल्स टू रो इंटू L/A, जहाँ रो आपका रेजिस्टिविटी है। क्या है? जहाँ वेयर, अगर हम बात करते हैं वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करें इफ L equals to 1 centimeter and A equals to 1 centimeter square, then R equals to रो के, या रो इक्वल्स टू R के कह लीजिए। यस, तो उस केस में हम रो को डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। क्या करते हैं? डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या? रेजिस्टिविटी is the resistance of any conductor, resistance of any conductor, कोई भी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा which has 1 centimeter length and 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। यानी किसी भी कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसका रेजिस्टेंस जो होता है उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं?
रेजिस्टिविटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन कहाँ से आई है ये समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं आपको बताऊँ, रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेल या किसी भी कंडक्टर के लिए। अगर मैं किसी भी सेल या किसी भी कंडक्टर के लिए बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी सेल का या कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके एरिया के। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L/a के। जहाँ अगर हम आर के प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट हटाएं, प्रोपोर्शनल साइन हटाएं, तो आर इक्वल्स टू रो इंटू L/a, जहाँ रो आपका रेजिस्टिविटी होगा। समझ में आ रही बात आपको? इफ L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन R विल बी इक्वल्स टू रो के, या रो इक्वल्स टू विल बी R के, एक ही बात होगी। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी रेजिस्टेंस, resistivity is the resistance of any conductor which has 1 centimeter length and 1 centimeter area. That's it. क्लियर है बेटा आपको? अब नेक्स्ट टर्म आती है आपकी, वो आती है बेटा कंडक्टिविटी। क्या आती है? नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है आपकी कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी वैसे ही कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी। तो अगर हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, तो कंडक्टिविटी को डिफाइन क्या करेंगे बेटा? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है और इसे हम बेटा दो साइन से, इसे अगर हम डिनोट करें, इट इज डिनोटेड बाय, इसे हम दो साइन से डिनोट करते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको ये जी स्टार से मिलेगा या फिर आपको मिलेगा ये कप्पा। किससे? इट इज कप्पा। ओके, क्लियर है? तो इसलिए अगर हम कहें कि कप्पा इक्वल्स टू 1/रो, यस, कप्पा इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? 1/रो। रो की वैल्यू हमें पता है, तो रो की वैल्यू रख देते हैं। तो कप्पा इक्वल्स टू 1/r इंटू L/a। यस, 1/r क्या है? हमें पता है G इक्वल्स टू 1/r। इक्वेशन हमने यहाँ पे रखी, तो कप्पा इक्वल्स टू G इंटू L/a। यस, G इक्वल्स टू L/a। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आगे ऐसे ही, इफ L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कप्पा यानी कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस के। यस, तो यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हो कि कंडक्टिविटी ऑफ द एनी सब्सटेंस, यानी कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की वो कंडक्टेंस है जब उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा आपको? ओके, एक चीज़ तो यह आ गया। अगर हम बात करें L/a की, आपको एक चीज़ याद रखनी है नोट करके, कि फॉर अ पर्टिकुलर सेल द वैल्यू ऑफ L/a ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। क्या है? ऑलवेज बी अ कांस्टेंट and it is known as
सेल कांस्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारा यहाँ से कप्पा क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल्स टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? कप्पा इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, जी इंटू सेल कांस्टेंट होगा। क्लियर है बेटा आपको? तो ये थी आपकी कंडक्टिविटी। ये जो टर्म्स हैं बेटा आपको इसके बारे में थोड़ा जो वो पढ़ाया जा रहा है, या फिर कह लीजिए फॉर्मूलाज पे जो पढ़ रहे हैं आप लोग, ये सारे फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में, जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स होंगे, कहीं कहीं पर आपको ये यूज़ करने होंगे। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी आपकी वो है मोलर कंडक्टिविटी। क्या है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम, जहाँ एम जो है मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। एम क्या है? मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और लैम्डा जो है वो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है अगर मैं इसे डिफाइन करूं? इट इज द conductance of 1 mole of any electrolyte dissolve in VmL of solution when electrodes, अगर हम बात करते हैं आगे, तो when electrodes are 1 centimeter apart. ओके, 1 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक कंडक्टर है और इसमें मैंने कंडक्टर के जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल इसके VmL में डिसॉल्व कर लिया। ओके, अब इसके बाद अगर मैं इसके 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर एरिया, कह लीजिए ये भी 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर हाइट और 1 सेंटीमीटर आपकी इसकी विड्थ, तीनों चीज़ अगर हम 1 सेंटीमीटर लें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया हो गया, तो इसके वॉल्यूम जो होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इस एरिया में जो कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, कंडक्टेंस जो होगी उसे हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी को अगर हम बात करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी can be represent in term of specific conductance। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की टर्म में इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम विल बी इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, जहाँ एम क्या है आपका? मोलैरिटी। क्या है बेटा? एम है आपका मोलैरिटी। तो लैम्डा एम समझ में आ रहा है आपको? तो किसी भी, अगर मैं बात करता हूँ किसी भी सॉल्यूशन की, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो और उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होगा, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगी, उस टाइम पे हम उसे उसकी मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मोलर कंडक्टिविटी आपको समझ में आ गया होगा।
सेम केस आपका नेक्स्ट आपकी टर्म है, नेक्स्ट टर्म है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, सॉरी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसे हम लैम्डा ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे? लैम्डा ई क्यू से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ ई क्यू जो है इक्विवेलेंट मास की बात करता है। तो इसे डिफाइन करोगे, सेम है आपका, इट इज द कंडक्टेंस of 1 gram equivalent electrolyte dissolve in VmL of solution when electrodes are 1 centimeter apart। ओके, इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और क्या होगा? हैविंग 1 सेंटीमीटर एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यानी इनका एरिया भी यूनिट होगा। तो अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकली, लैम्डा ई क्यू विल बी इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। तो लैम्डा ई क्यू क्या आएगा आपका? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, जहाँ पर एन जो है नॉर्मेलिटी है। एन क्या है बेटा? नॉर्मेलिटी। क्लियर है आपको? तो ये थी आपकी टर्म्स, दीज आर द टर्म्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको इन्हें अच्छे से आना चाहिए। इनकी बेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे, उन न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।